सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स अपना नंबर्स इंक्रीज करती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सेल है तो एक सेल की डिवीजन से 2 सेल्स बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से कंटिन्यूअसली जो नंबर्स है वो इंक्रीज होता जाता है। अब सेल्स जो है वो मेनली दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। दोनों ही टाइप की सेल्स सेल डिवीजन जो है वो शो करती हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब सेल डिवीजन का जो मेन पर्पस है वो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब अगर अपने बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो इनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक ही होते हैं। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर सेल डिवीजन होता है तो वही उसके लिए ग्रोथ होगी और वही उसके लिए रिप्रोडक्शन होगा। लेकिन अगर अपने बात करें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो इनमें ग्रोथ अलग होती है और जो रिप्रोडक्शन है वो अलग होता है। अब यहां पे एक टर्म आई है सेल। तो सेल जो वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो सेल को सबसे पहले किसने देखा था? तो आपको एक साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व भी किया और सेल नाम भी दिया। तो सेल जो वर्ड है ये दिया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा और इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 के अंदर। तो रॉबर्ट हुक का नाम आपने सुना है, ईयर ध्यान में रखना है 1665। तो इसने कैसे डिस्कवर किया सेल को? इसने कॉर्क लिया और कॉर्क का इसने ट्रांसवर्स सेक्शन काटा और उस ट्रांसवर्स सेक्शन को इसने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया और इसने देखा कि कॉर्क के अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं अलग अलग, और उन कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेला, और सेला से ही फिर आगे सेल वर्ड जो है वो ओरिजिनेट हुआ। तो जैसे मान लीजिए ये कॉर्क है, इस कॉर्क का इसने ट्रांसवर्स सेक्शन काटा और जब इसने ट्रांसवर्स सेक्शन काटा तो इसने इस तरह से कंपार्टमेंट्स देखे और इन कंपार्टमेंट्स को इसने नाम दिया सेल्ला। तो ये जो सेल्ला से ही जो सेल वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है, बाद में इसको क्या कहा गया? सेल कहा गया। अब कोई भी सेल जब डिवाइड करती है तो एक साइकिल से होकर उसको गुजरना पड़ता है, या हम ये कह सकते हैं कि सेल डिवीजन एक साइक्लिक प्रोसेस है और उसको हम नाम देते हैं सेल साइकिल। तो कोई भी सेल डिवाइड होने से पहले प्रिपरेशंस करती है। जिस तरह से मान लीजिए हमें कोई एग्जाम देना है तो एग्जाम से पहले हम क्या करते हैं? प्रिपरेशंस करते हैं। उसी तरह से सेल भी डिवाइड होने से पहले प्रिपरेशंस करती है। तो मेनली इस सेल साइकिल को दो फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। प्रिपरेशंस जिस फेज में किए जाते हैं उसको बोलते हैं इंटरफेज, और जिस फेज में सेल को डिवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं एम फेज। अब जो इंटरफेज है ये लार्जेस्ट फेज है। लार्जेस्ट फेज होने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग फेज है, जबकि एम फेज जो है ये स्मॉलेस्ट फेज है, यानी कि सबसे कम टाइम जो है वो एम फेज कंज्यूम करती है, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट फेज या शॉर्टेस्ट फेज हम लोग बोल सकते हैं। अब इंटरफेज में सबसे ज्यादा टाइम क्यों लगता है? प्रिपरेशंस में टाइम बहुत लगता है। मान लीजिए हमें कोई एग्जाम देना है तो हमें एग्जाम की प्रिपरेशंस में 6 मंथ या 1 ईयर तक लग सकता है, और एग्जाम कितने टाइम का होगा? लगभग 2 घंटे का या 3 घंटे का। तो प्रिपरेशंस में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया और एग्जाम देने में हमें 2 से 3 घंटे लगे। उसी तरह से कोई भी सेल जब डिवाइड होती है तो उसको प्रिपरेशंस में बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है और डिवाइड करने के लिए बहुत कम टाइम चाहिए होता है। इसलिए इंटरफेज जो है वो लार्जेस्ट फेज है, जबकि एम फेज जो है ये स्मॉलेस्ट फेज है। अब इंटरफेज में क्या किया जाता है? प्रिपरेशंस की जाती हैं। तो प्रिपरेशंस में
कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? इसमें जो सेल है वो अपना साइज इंक्रीज करती है, क्योंकि सेल के अंदर बायोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है। अब बायोमोलिक्यूल सेल के अंदर बन रहे हैं और जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी डेंसिटी बढ़ेगी या उसकी अमाउंट बढ़ेगी, और अमाउंट बढ़ने की वजह से जो सेल है उसका साइज भी इंक्रीज होता है। इसको बोलते हैं सेल ग्रोथ। तो इसका मतलब सेल जो है वो ग्रोथ करती है प्रिपरेशंस के अंदर। तो साइज एंड वेट में इंक्रीज को ही अपने ग्रोथ बोलते हैं। तो सेल क्या करती है? अपना साइज एंड वेट इंक्रीज करती है और उसी को ही सेल ग्रोथ बोल देते हैं। अब इस सेल ग्रोथ में होता क्या है? जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका सिंथेसिस होता है। तो यहां पे बायोमोलिक्यूल्स बनेंगे। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा? तो सबसे पहले डीएनए, जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए हो गया, आरएनए का सिंथेसिस हो गया। इसके अलावा बहुत सारी प्रोटीन्स बनती हैं, जैसे हिस्टोन प्रोटीन वगैरह है, या और भी प्रोटीन्स जो रिक्वायर्ड होती हैं सेल को डिवाइड होने के लिए। दूसरी तरफ एम फेज की बात करें तो इसमें जो सेल है वो डिवीजन करती है। तो सेल डिवाइड्स। अब एम फेज जो है, अगर माइटोसिस हो रहा है तो एम फेज को माइटोसिस कहेंगे, एम फॉर माइटोसिस हो जाएगा। और अगर मियोसिस हो रहा है तो एम फॉर क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। तो इसका मतलब एम फेज जो है, एम का मतलब दो टाइप से हम लोग ले सकते हैं यहां पे। तो यानी कि या तो माइटोसिस हो सकता है और या फिर सेल जो है वो मियोसिस के द्वारा डिवाइड हो सकती है। तो दो तरीके से जो सेल है वो डिवाइड कर सकती है। अब सेल साइकिल अगर अपने बनाए तो हम लोग इसको एक साइक्लिक फॉर्म में बनाते हैं। और इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एम फेज एंड इंटरफेज। तो ये वाला जो पार्ट है वो एम फेज कहलाएगा। तो सबसे कम टाइम इस एम फेज के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा और सबसे ज्यादा जो टाइम है वो कंज्यूम किया जाता है इंटरफेज के द्वारा। तो ये बाकी सारे का सारा जो पार्ट है वो किसका कहलाता है? इंटरफेज का कहलाता है। तो इंटरफेज के लिए इसको आई फेज भी बोल सकते हैं। तो मैं यहां पे आई वर्ड लिख रहा हूं। अब जो इंटरफेज है इसको फिर आगे तीन सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो तीन फेजेस में इसको आगे फिर डिवाइड करते हैं अपने इंटरफेज को। इन फेजेस के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली जो फेज आती है उसको बोलते हैं G1 फेज, फिर उसके बाद S फेज और उसके बाद फिर आती है G2 फेज। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है G1 जो है वो लार्जेस्ट फेज होती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है, इसलिए इसको हम इंटरफेज के अंदर लार्जेस्ट फेज मान लेते हैं। उसके बाद फिर S फेज जो है वो थोड़ी सी छोटी होती है G1 फेज से, लेकिन G2 से बड़ी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी फेज G2 होती है इंटरफेज के अंदर। लेकिन अगर अपने ओवरऑल बात करें तो M फेज जो है वो सबसे छोटी फेज मानी जाती है। तो अब इंटरफेज को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो ये तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला पार्ट इसके अंदर आता है G1 फेज। यहां पे G का मतलब ग्रोथ से है, इसको फर्स्ट ग्रोथ फेज बोला जाता है। G1 का मतलब फर्स्ट ग्रोथ फेज। उसके बाद फिर S फेज जो है वो कंपैरेटिवली बड़ी होती है G2 से, लेकिन छोटी होती है G1 से। तो इतना जो पार्ट है इसको अपने बोलेंगे S फेज। और उसके बाद S से छोटी फेज होती है G2 फेज, और सबसे छोटी फेज होती है M फेज। चलिए अब जो G1 फेज है, G1 फेज में क्या होता है?
G1 फेज के अंदर एक तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है और एक आरएनए का सिंथेसिस होता है। जो भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं एम फेज के अंदर, यानी जब सेल डिवाइड करती है उस टाइम पे कुछ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो उनका ज्यादातर प्रोटीन का सिंथेसिस G1 फेज के अंदर हो जाता है। इसके अलावा जो आरएनए रिक्वायर्ड होता है उसका भी सिंथेसिस किस में हो जाता है? G1 फेज के अंदर हो जाता है। तो G1 फेज में आरएनए प्लस प्रोटीन, इन दोनों का सिंथेसिस जो है वो हमें देखने को मिलता है G1 फेज के अंदर। उसके बाद अगर अपने बात करें एस फेज की, तो एस फेज के अंदर हमें तीन मेन प्रोसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला प्रोसेस इसमें आता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो जाता है, तो डबलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और उसको अपने क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें सबसे पहला जो इवेंट होता है वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, जिसमें जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो जाता है रेप्लिकेशन के द्वारा, तो उसको डीएनए रेप्लिकेशन बोल देते हैं। दूसरा, हिस्टोन प्रोटीन्स का भी सिंथेसिस होता है। अब हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स का काम होता है डीएनए को स्टेबलाइज करना, अब या न्यूट्रलाइज करना। जो डीएनए है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलकर क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसका मतलब जो क्रोमोसोम है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम किसका बना है? हिस्टोन प्लस डीएनए के मिलने से बना है। तो क्रोमोसोम जो है वो सेल के अंदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहता है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो है वो आयंस की फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो स्टेबिलिटी के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। अब देखो डीएनए की अमाउंट डबल हो रही है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो भी तो ज्यादा अमाउंट के अंदर बनानी पड़ेंगी, डबल अमाउंट के अंदर बनानी पड़ेंगी, तो इसलिए हिस्टोन प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस है वो भी एस फेज के अंदर होता है। इसके अलावा एक चीज इसमें और आती है, एक इवेंट, जो सेंट्रियोल्स हैं एनिमल सेल के अंदर, आपने देखा होगा सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स का यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है, क्योंकि जो सेंट्रियोल्स हैं उनका काम क्या होता है? स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करना, और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन तभी होगा जब सेंट्रियोल्स दोनों पोल्स पर पहुंच जाएंगे, तो इसलिए इनका डुप्लीकेशन हो जाता है, और डुप्लीकेशन होने के बाद ये अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं और वहां पर जाकर ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं। तो अब डुप्लीकेशन किस में होता है? एस फेज के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, ये भी हम यहां पे हमें देखने को मिलता है। तो ये तीन प्रोसेस हैं जो हमें एस फेज के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद G2 फेज की हम लोग बात करते हैं। तो G2 जो फेज है इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। देखो जो मैक्सिमम प्रोटीन्स हैं वो तो G1 फेज में बन जाती हैं, लेकिन कुछ बची खुची जो प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं लेकिन बन नहीं पाई, तो फिर वो G2 फेज के अंदर बन जाती हैं। तो यहां पे जो प्रोटीन्स हैं उनका सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस, उसके बाद एम फेज। एम फेज में क्या होता है? जो सेल है वो डिवाइड करती है दो डॉटर सेल्स के अंदर, तो एम फेज में सेल दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है या 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। अगर माइटोसिस है तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, और अगर म्यूसिस है तो 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। तो यहां पर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, तो ये डॉटर सेल्स 2 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। तो 2 और 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन एम फेज। सेल साइकिल ड्यूरेशन, तो कोई भी सेल जब एक बार डिवाइड करती है, चाहे वो माइटोसिस से डिवाइड करे या फिर वो म्यूसिस से डिवाइड करे, जब एक बार वो डिवीजन करती है तो एक सेल साइकिल कंप्लीट करती है। तो एक सेल साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है उसको हम सेल साइकिल ड्यूरेशन बोल देते हैं। तो अलग अलग स्पीसीज के अंदर जो सेल साइकिल की ड्यूरेशन है वो अलग अलग रहती है। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स की बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले ह्यूमन सेल की बात करते हैं। तो जो ह्यूमन सेल साइकिल है वो 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। इसको अपने डिफरेंट फेजेस के अंदर डिवाइड भी करेंगे। जबकि अगर अपने यीस्ट सेल की बात करें तो यीस्ट सेल साइकिल 90 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। तो यीस्ट की जो सेल है वो 90 मिनट्स में ही डिवाइड हो जाती है, मतलब डिवीजन की जो रेट है वो ज्यादा है ह्यूमंस की कंपैरिजन में। अब मैंने आपको बताया था कि जो इंटरफेज है वो लार्जेस्ट फेज है सेल साइकिल की, और जो एम फेज है वो शॉर्टेस्ट फेज है सेल साइकिल की।
फिर इंटरफेज को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया, G1, S, G2। अब इनमें से G1 लार्जेस्ट फेज है, उसके बाद साइज आता है S फेज का, और फिर सबसे छोटा साइज जो है वो किसका आता है, G2 फेज का। अब टाइम के अकॉर्डिंग इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर ह्यूमंस की बात करें तो इन 24 आवर्स को हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे बड़ी जो फेज है, लार्जेस्ट फेज G1 फेज है, उसके बाद फिर S फेज आती है, फिर आती है G2 फेज, और फिर आती है M फेज। तो ये लार्जेस्ट फेज, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, इस तरह से। तो G1 फेज जो है, अगर अपने बात करें ह्यूमन सेल साइकिल के अंदर, तो G1 फेज 12 आवर्स का टाइम ले जाती है, मतलब 50% टाइम तो यहीं पर ही कंज्यूम हो गया। उसके बाद फिर S फेज जो है वो 6 आवर्स लेती है, तो इसका मतलब जो बचा हुआ टाइम है उसका 50% S फेज ले गई, तो 6 आवर्स। जो G2 फेज है वो 4 आवर्स का टाइम ले जाती है, 4 आवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों को मिला के अपने क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। और तीनों का टाइम अगर अपने टोटल कर दें तो कितने हो जाएंगे, 22 आवर्स। तो इसका मतलब देखो इंटरफेज जो है वो 22 आवर्स का टाइम लेती है। इंटरफेज G1 फेज 12 आवर्स ले गई। G1, G का मतलब होता है ग्रोथ, तो ये ग्रोथ फेज है, इसको फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोल देते हैं अपने। S फेज 6 आवर्स का टाइम ले जाती है। यहाँ पे S का मतलब क्या है, सिंथेसिस फेज, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको सिंथेसिस फेज बोल देते हैं। उसके बाद G2 फेज, G का मतलब ग्रोथ से है, तो ये सेकंड ग्रोथ फेज है जो कि 4 आवर्स का टाइम ले जाती है। तो ये तीनों मिला के 22 आवर्स ले गई, कितने में से, 24 आवर्स में से। तो इंटरफेज इतनी ज्यादा लार्जेस्ट है कि मैक्सिमम टाइम जो है वो कंज्यूम कर लेती है। उसके बाद फिर आता है M फेज। तो M फेज में कितना टाइम लगता है, सिर्फ 2 आवर्स। तो ओनली 2 आवर्स के अंदर जो M फेज है वो कंप्लीट हो जाती है। अब दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, या हम कह सकते हैं कि दो टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो सेल साइकिल जो है वो हमें केवल और केवल यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलता है, या ये जो फेजेस की बात हम लोग कर रहे हैं ये यूकैरियोट्स के अंदर ही देखने को मिलती है। प्रोकैरियोट्स में ऐसी कोई भी जो फेजेस हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो अगर अपने सेल डिवीजन की बात करें, प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स की, तो ये एक सिंपल सा पॉइंट है जो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये सेल साइकिल देखने को नहीं मिलता। प्रोकैरियोटिक की बात करें अगर अपने, तो सेल डिवीजन प्रोकैरियोट्स के अंदर एमाइटोसिस कहलाता है, इसको बोलते हैं एमाइटोसिस के द्वारा सेल डिवाइड होती है। जबकि अगर अपने यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में आपको नॉर्मल माइटोसिस भी देखने को मिलेगा, मियोसिस भी देखने को मिलेगा, और साथ में ये सेल साइकिल भी देखने को मिलेगा। तो यूकैरियोटिक जो सेल डिवीजन है उसमें माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों देखने को मिलते हैं। तो माइटोसिस एंड मियोसिस, तो दो टाइप का यूकैरियोटिक सेल डिवीजन होता है। अब अपने बात करते हैं एम फेज की। तो एम फेज में जो सेल है वो डिवाइड करती है, या तो सेल डिवाइड करेगी माइटोसिस के द्वारा या फिर सेल डिवाइड करेगी मियोसिस के द्वारा, क्योंकि जो सेल साइकिल है वो केवल यूकैरियोट्स में ही होता है, एमाइटोसिस में ये फेजेस वगैरह नहीं होती। एम फेज के अंदर या तो माइटोसिस होगा या फिर मियोसिस होगा। तो माइटोसिस और मियोसिस। अब एम फेज को फिर आगे अपने दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, या दो पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। पहले पोर्शन में जो न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होता है, उसको बोलते हैं कार्योकाइनेसिस। कार्यो का मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाता है, कार्योकाइनेसिस कहलाता है। तो एक बार सेल के अंदर एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, या सेल के अंदर एक न्यूक्लियस से दो से चार बन जाते हैं अगर मियोसिस का केस है तो पहला होता है कार्योकाइनेसिस। उसके बाद जब न्यूक्लियस बन गए
उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब डिवीजन। तो इस तरह से हम एम फेज को फिर आगे दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं या दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये कौन कौन से पार्ट्स हैं? पहला पार्ट इसमें कहलाता है कार्योकाइनेसिस, जिसमें न्यूक्लियर डिवाइड करता है। और दूसरा जो पोर्शन है इसमें वो कहलाता है साइटोकाइनेसिस। तो कार्योकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और फिर कार्योकाइनेसिस को 4 फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। इन फेजेस के नाम आपने पहले भी सुने होंगे, जिसमें नाम आता है प्रोफेज, जो फर्स्ट फेज है, सेकंड मेटाफेज, थर्ड फेज आती है एनाफेज, और सबसे लास्ट वाली फेजेस में आती है टीलोफेज। तो इस तरह से 4 फेजेस के अंदर कार्योकाइनेसिस को हम डिवाइड करते हैं, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है। साइटोकाइनेसिस की अगर अपने बात करें तो इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। और यूकेरियोट्स में मेनली 2 टाइप का साइटोकाइनेसिस देखने को मिलता है। तो कौन कौन से टाइप्स हैं इसके? पहला आता है इसमें सेल फरो मेथड के द्वारा, जिसमें एक फरो बन जाती है सेल के बिल्कुल बीचों बीच। फरो का फॉर्मेशन उन्हीं में ही हो सकता है जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है। तो सेल वॉल किसमें एब्सेंट होती है? एनिमल्स के अंदर। तो इसका मतलब सेल फरो मेथड के द्वारा जो साइटोकाइनेसिस है वो एनिमल सेल के अंदर हमें देखने को मिलता है। दूसरा सेल प्लेट मेथड। अब सेल प्लेट मेथड उन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांट्स के अंदर। तो इसका मतलब प्लांट सेल जो है वो उसमें साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट मेथड के द्वारा होता है। तो इस तरह से सेल प्लेट मेथड किसमें होगी? प्लांट सेल के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस जो वर्ड है ये वाल्डर फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। तो आपको साइंटिस्ट का नाम ध्यान में रखना है। जो वर्ड माइटोसिस है वाल्डर फ्लेमिंग ने 1882 में दिया था। वाल्डर फ्लेमिंग 1882 से पहले ये वर्ड नहीं था, सबसे पहले वर्ड इसी के द्वारा दिया गया था। तो वाल्डर फ्लेमिंग, ईयर कौन सा है? 1882। अब जो माइटोसिस है इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल इक्वल वर्ड से आया है। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल रहते हैं। पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स आपको डॉटर सेल्स में देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपने? इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। क्योंकि पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। तो जितने पेरेंट सेल में होंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे डॉटर सेल्स के अंदर। इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन मानते हैं। अब जब एक सेल डिवाइड करेगी तो एक सेल के माइटोसिस से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स की अगर अपने बात करें तो एक सेल डिवाइड करके 2 सेल्स बनाती है। मान लीजिए ये कोई पेरेंट सेल है, इसको डिवाइड होना है माइटोसिस के द्वारा। तो जब ये माइटोसिस करेगी तो 2 सेल्स बन जाएंगी।
एक सेल यहां पर बन जाएगी, दूसरी यहां पर बन गई मान लीजिए। इसको पेरेंट सेल बोलते हैं, और इन दोनों सेल्स को क्या बोलेंगे? डॉटर सेल्स बोलेंगे। अब यहां पे मैंने लिखा है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज होते रहते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज। तो अगर 46 क्रोमोसोम है, अगर अपने ह्यूमंस की बात कर लें पेरेंट सेल के अंदर, तो ये सेल अगर माइटोसिस करती है तो जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। इस सेल के अंदर भी कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। और ये वाले जो डॉटर सेल है इसमें भी कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। तो ये मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन का। तो नंबर ऑफ सेल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी बनेंगी? जैसे मान लीजिए इनिशियली आपके पास 4 सेल्स हैं, उसमें कहता है कि 4 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन होता है, तो कितनी सेल्स बनेंगी? इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स अगर अपने फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इज इक्वल टू कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 की पावर आ जाएगी स्मॉल n। तो ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप नंबर ऑफ सेल्स निकाल सकते हो कि जब माइटोसिस कंप्लीट होगा, या जितने डिविजन्स आपको चाहिए, जितने माइटोटिक डिविजन्स चाहिए, जब वो कंप्लीट होंगे तो उस टाइम पे कितनी नंबर ऑफ सेल्स बनेंगी। यहां पे कैपिटल N जो है, इसका क्या मीनिंग है? कैपिटल N यहां पे है नंबर ऑफ इनिशियल सेल्स। शुरू में कितनी सेल्स ली गई हैं वो कैपिटल N आएगा यहां पे। तो नंबर ऑफ इनिशियल सेल्स, और स्मॉल n यहां पे क्या है? नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स, कि कितने माइटोटिक डिविजन्स हुए हैं, 2 हुए हैं, 3 हुए हैं या 4 हुए हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है। तो नंबर ऑफ माइटोटिक साइकिल्स बोल सकते हैं हम। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेल है, यानी इनिशियल नंबर कितना हो गया? n इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। और एक बार सेल डिवीजन होता है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो एक माइटोटिक साइकिल हो रहा है और एक ही इनिशियल सेल है, तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर अपने इसको अप्लाई करेंगे तो आंसर कैसे निकलेगा? देखो, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू कैपिटल N की जगह पे क्या रखेंगे? 1, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो 2 आ जाएगा। यानी जब एक सेल एक माइटोटिक डिवीजन करेगी तो टोटल 2 सेल्स बनेंगी। यहीं पर हम लोग देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, यही बात मैंने आपको बताई। अब दूसरी हम लोग चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर कहते हैं कि शुरू में 2 सेल्स हैं, कैपिटल N इज इक्वल टू 2 है, और माइटोटिक डिविजन्स कहता है कि 2 होते हैं, तो स्मॉल n की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में कहते हैं कि कितनी सेल्स बनेंगी, जब माइटोसिस एंड हो जाएगा तो कितनी सेल्स बनेंगी। तो यहां पे देखो कैपिटल N की वैल्यू कितनी है? 2 दे रखी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय फिर 2 की पावर, देखो स्मॉल n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 हो जाएगी। तो इसको अपने इस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2, तो 8 सेल्स, टोटल 8 सेल्स बनेंगी। तो इस तरह से हम लोग टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं कि कितने माइटोटिक साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं और नंबर ऑफ इनिशियल सेल्स कितनी है। ये जो फॉर्मूला है उस कंडीशन में अप्लाई होता है जब हर एक सेल डिवाइड करती है। जैसे 1 से 2 सेल्स बनी तो दोनों की दोनों सेल्स फिर आगे और डिवाइड करेंगी, 4 सेल्स बनेंगी, फिर 4 सेल्स और ज्यादा आगे डिवाइड करेंगी, 8 सेल्स बनेंगी। इस तरह से कंटिन्यूअसली हर एक सेल डिवाइड करेगी, तभी ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होता है। अब जो माइटोसिस है ये दोनों टाइप की सेल्स में आपको देखने को मिलता है। मेनली 2 टाइप की सेल्स होती हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बेस पर, हैप्लॉइड सेल्स एंड डिप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स में क्रोमोसोम्स का केवल एक ही सेट होता है,
जैसे गैमेट्स हो गए या मियोस्पोर्स हो गए, ये हैप्लॉइड सेल्स कहलाती हैं। जबकि जो डिप्लॉइड सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जीनोम के 2 सेट्स होते हैं। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। और डिप्लॉइड सेल्स जितनी भी सोमैटिक सेल्स होती हैं या वेजिटेटिव सेल्स होती हैं प्लांट्स के केस में और एनिमल्स के केस में सोमैटिक सेल्स उनको बोल देते हैं, तो ये डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। तो चाहे सेल हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो, वो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड कर सकती है। मान लीजिए हमारे पास हैप्लॉइड सेल है, तो हैप्लॉइड को एन से शो करेंगे, और डिप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड सेल को अपने 2n से शो करेंगे। अब जो हैप्लॉइड सेल है ये भी डिवाइड कर सकती है। अगर हैप्लॉइड सेल डिवाइड करेगी तो क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो सेम रहने हैं, तो डॉटर सेल्स जो बनेंगी वो भी कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी। तो इस तरह से हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो है वो बन जाती हैं। उसी तरह से अगर डिप्लॉइड सेल डिवाइड करती है तो भी 2 डॉटर सेल्स बननी है, लेकिन जो बनने वाली सेल्स हैं वो कैसे होंगी? डिप्लॉइड होंगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन माना जाता है। तो इस तरह से दोनों टाइप की सेल के अंदर आपको जो माइटोसिस है वो देखने को मिलता है। अब जो माइटोसिस है ये सोमैटिक ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, इनमें जो सोमैटिक ग्रोथ होती है उसके लिए माइटोसिस रिक्वायर्ड होता है। कोई भी एनिमल बॉडी हो या फिर कोई प्लांट बॉडी हो, वो अपना साइज कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती है। जैसे प्लांट की अगर अपने बात करें तो सीड का जो वेट है वो बहुत ही कम होता है, कुछ ग्राम्स के अंदर ही होता है। तो सीड का जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के बाद फिर पहले सीडलिंग बनता है, सीडलिंग फिर नीचे धीरे धीरे जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, पहले सोमैटिक ग्रोथ करता है। सोमैटिक ग्रोथ करने का मतलब वो अपना साइज इंक्रीज करेगा और वेट इंक्रीज करेगा, और इस तरह से कंटिन्यूअसली उसका जो वेट है वो बढ़ता जाएगा, और इसी को अपने क्या बोल देते हैं? सोमैटिक ग्रोथ बोल देते हैं। उसी तरह से एनिमल्स के केस में अगर अपने बात करें तो जैसे जब किसी भी एनिमल का बर्थ होता है तो उसका जो वेट है वो कम होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे उसका साइज एंड वेट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाता है, तो उसको अपने बोल देते हैं सोमैटिक ग्रोथ। तो सोमैटिक ग्रोथ माइटोसिस की वजह से होता है। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दोनों ही केसेस के अंदर माइटोसिस ही रिस्पॉन्सिबल है सोमैटिक ग्रोथ के लिए। माइटोसिस करेंगे और माइटोसिस से साइज इंक्रीज होता है एक तो, और साथ में इनका जो वेट है वो भी इंक्रीज होता है। और साइज एंड वेट में इंक्रीज को अपने क्या बोल देते हैं? सोमैटिक ग्रोथ बोल देते हैं। अब अगर आप अपने माइटोसिस की स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए रूट एपेक्स यूज किए जाते हैं। अगर आप स्टडी करना चाहते हो माइटोसिस की तो स्टडी के लिए रूट एपेक्स यूज किया जाता है। रूट एपेक्स, तो कौन से प्लांट्स हैं जिनका रूट एपेक्स हम लोग यूज कर सकते हैं? तो आपको 2 प्लांट्स के नाम ध्यान में रखने हैं, एक तो अनियन रूट टिप्स या रूट एपेक्स, और दूसरा मेज का जो रूट एपेक्स है वो यूज किया जा सकता है। तो 2 प्लांट्स के नाम ध्यान में रखने हैं, ऑनियन एंड मेज। अब प्लांट्स में जो डिवीजन है वो केवल मेरिस्टेम के अंदर ही होता है। जो माइटोटिक डिवीजन प्लांट्स के अंदर होता है केवल माइटोटिक टिश्यूज के अंदर ही होता है, उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ही होता है। तो मेरिस्टेम प्लांट्स के केस में सेल डिवीजन शो करता है, शो माइटोसिस। अब यहां पर देखो जो रूट एपेक्स है उसमें क्या होगा, हम लोग बात करते हैं एक प्लांट के एम्ब्रियो की। तो मैं सिंपल सी बात यहां पे करूंगा, जैसे मान लीजिए ये प्लांट का एम्ब्रियो है जिसमें 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है जिससे शूट सिस्टम बनता है उसको बोल देते हैं प्लूम्यूल,
और नीचे वाला जो पार्ट है जिससे रूट सिस्टम डेवलप होता है उसको बोल देते हैं रेडिकल। जो प्लूम्यूल है इसके एपेक्स पर मेरिस्टेम होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है, और उसको बोल देते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। और शूट एपिकल मेरिस्टेम को शॉर्ट में हम लिखते हैं सैम से। उसी तरह से जो रेडिकल है इसके एपेक्स पर भी एपिकल मेरिस्टेम होता है, क्योंकि एपेक्स पर है इसलिए इसको एपिकल मेरिस्टेम बोल देते हैं, और रेडिकल में है इस वजह से इसको बोल देते हैं रैम। अब प्लांट्स के केस में ये दोनों के दोनों जो मेरिस्टेम्स हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम्स एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्राइमरी ग्रोथ का क्या मतलब है, कोई भी प्लांट अगर लेंथ में इंक्रीज कर रहा है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। तो अब जो माइटोसिस होगा वो सैम की सेल्स के अंदर होगा, यानी शूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स के अंदर होगा, या फिर रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है दूसरा साथ के साथ में रूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स में होगा। तो रैम को आगे चलकर क्या बनाना है, रूट सिस्टम बनाना है, और जो सैम है उसको आगे चलकर क्या बनाना है, शूट सिस्टम बनाना है। या आगे चलकर शूट सिस्टम बनाएगा या शूट का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें स्टेम हो गया, उसका ब्रांचेस होगी, लीव्स होगी, तो वो सब शूट सिस्टम के अंदर आ जाता है। तो रैम से रूट सिस्टम बनना है, सैम से शूट सिस्टम बनना है। तो शूट एंड रूट दोनों ही अपनी लेंथ इंक्रीज करते हैं प्राइमरी ग्रोथ के अंदर, और प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है, और मेरिस्टेम में कंटिन्यूअसली माइटोटिक डिविजन्स होते रहते हैं। तो अगर हम रूट का इतना जो पार्ट है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट लें और उसको स्टेन करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें, तो हमें ऐसी सेल्स दिखेंगी जो माइटोसिस की डिफरेंट स्टेजेस के अंदर होती हैं। अब डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन से हो सकती हैं, जैसे कोई प्रोफेज में होगी कोई सेल मेटाफेज में होगी, कोई सेल जो है वो एनाफेज के अंदर होगी, कोई सेल टीलोफेज के अंदर होगी। तो अलग अलग फेजेस के अंदर जो सेल्स हैं वो लॉक्ड हो जाती हैं, और उन सेल्स को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं आफ्टर द स्टेनिंग। तो इसके लिए ज्यादातर जो है वो दो प्लांट्स के रूट एपेक्स लिए जाते हैं, एक तो अनियन का रूट टिप लिया जा सकता है और दूसरा मेज का रूट टिप जो है वो लिया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्योकाइनेसिस की। तो माइटोसिस में सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसको अपने कार्योकाइनेसिस का नाम देते हैं। यहाँ पे कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग क्या नाम देते हैं, कार्योकाइनेसिस नाम देते हैं। तो कार्योकाइनेसिस क्या है, इट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना इजीली नहीं होता, इसको 4 फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो ये फेजेस कौन कौन सी हैं, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इन फेजेस को हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहली फेज इसमें आएगी प्रोफेज, सेकंड फेज इसमें आती है मेटाफेज, थर्ड फेज इसमें आती है एनाफेज, और सबसे लास्ट फेज इसके अंदर आती है टीलोफेज। इन चारों फेजेस की अगर अपने बात करें तो इनमें से जो प्रोफेज है ये लार्जेस्ट फेज है, या लॉन्गेस्ट फेज हम लोग मान सकते हैं इसको, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम ये कंज्यूम करती है। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो लॉन्गेस्ट फेज होती है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है। अच्छा, इनमें से शॉर्टेस्ट फेज कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो एनाफेज है ये शॉर्टेस्ट फेज है, सबसे कम टाइम कंज्यूम करती है एनाफेज, तो शॉर्टेस्ट है ये। अगर आप क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की स्टडी करना चाहते हैं तो कौन सी फेज में कर सकते हैं, तो आप मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हो। तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जो है वो आप मेटाफेज के अंदर कर सकते हो। अगर आप क्रोमोसोम की शेप की स्टडी करना चाहते हो तो कौन सी फेज में कर सकते हो, तो आपको ध्यान में रखना है एनाफेज के अंदर आप क्रोमोसोम की शेप की स्टडी कर सकते हो, और इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है काफी। तो क्रोमोसोम शेप की स्टडी एनाफेज में कर सकते हो। अब इन फेजेस को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
प्रोफेज की। तो प्रोफेज के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप वाइज वर्क होता है। यहां पे सबसे पहला जो स्टेप इसके अंदर आता है वो आता है कंडेंसेशन। अब यहां पे कंडेंसेशन किसका होता है? ऐसी सेल जो डिवाइड नहीं कर रही, उसके न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में रहता है। डीएनए के कंडेंसेशन से क्रोमेटिन बनता है, तो क्रोमेटिन की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर हमें जो डीएनए है वो देखने को मिलता है। जब इस सेल को डिवाइड करना होता है तब इस क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। अब देखो डीएनए जो है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है। डीएनए के कंडेंसेशन से क्रोमेटिन बनी है, तो क्रोमेटिन की लेंथ कम होती है। अब क्रोमेटिन और ज्यादा कंडेंस होगी और क्या बनाएगी? क्रोमोसोम बनाएगी। तो इसका मतलब यह है कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज के अंदर। तो कंडेंसेशन है क्या? जिसमें क्रोमेटिन जो है वो कन्वर्ट होती है, या कंडेंसेशन होता है इनका, और ये किसमें कन्वर्ट होती है? क्रोमोसोम के अंदर। अब जो क्रोमेटिन है ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है, इसकी लेंथ ज्यादा होती है, जबकि क्रोमोसोम क्या है? शॉर्ट होता है। तो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है कंडेंसेशन के अंदर। ये फर्स्ट स्टेप आता है प्रोफेज के अंदर। सेकंड स्टेप आता है प्रोफेज में एनओआर अटैचमेंट। अब ये एनओआर अटैचमेंट क्या है? यहां पे एनओआर का मतलब है एनओआर अटैचमेंट। एनओआर मींस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। तो इसमें होता क्या है? जो न्यूक्लियोलस होती है, अब न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोलस। वो न्यूक्लियोलस क्या करती है? क्रोमोसोम पर एक रीजन होता है एनओआर। एनओआर कहां पर होता है? क्रोमोसोम के ऊपर होता है। तो क्रोमोसोम पर एक रीजन होता है एनओआर। उस एनओआर के साथ ये जो न्यूक्लियोलस है ये आकर अटैच हो जाती है। तो ये सेकंड स्टेप रहता है प्रोफेज के अंदर। तो यहां पे न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियोलस कहां पर अटैच होती है? अटैच टू एनओआर। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर हो जाएगा, यहां पर एक जगह होती है जिसको एनओआर बोल देते हैं अपने, ये एनओआर है। तो न्यूक्लियोलस क्या करेगी? यहां पर आकर अटैच हो जाएगी इस तरह से। ये न्यूक्लियोलस है, और ये क्या है? क्रोमोसोम है। तो ये सेकंड स्टेप है एनओआर अटैचमेंट, जो कि प्रोफेज के अंदर हमें देखने को मिलता है। थर्ड स्टेप इसमें होता है क्रोमोसोम स्प्लिटिंग। अब क्रोमोसोम्स का एक तो कंडेंसेशन हो गया, एक तो क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से क्रोमोसोम बन गए, और थर्ड स्टेप के अंदर जो क्रोमोसोम है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। तो क्रोमोसोम स्प्लिटिंग। अब क्रोमोसोम स्प्लिट क्यों हुआ? हमने जब सेल साइकिल किया था तो वहां पे एक फेज आई थी एस फेज। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ था। डीएनए रेप्लिकेशन होने की वजह से जो डीएनए की अमाउंट है वो डबल हो गई थी, और वो डीएनए कहां पर है? इस क्रोमोसोम के अंदर ही तो है। तो जब ये क्रोमोसोम स्प्लिट होता है तो डीएनए जो है वो अलग अलग सेल में जाने के लिए, यानी कि अलग अलग न्यूक्लियस में जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस तरह से
स्प्लिटिंग जो है वो उसी हिसाब से होती है कि जो नया बना हुआ डीएनए है वो अलग अलग हो जाए और जो पुराना बना हुआ डीएनए है वो अलग हो जाए। तो क्रोमोसोम स्प्लिटिंग इस वजह से होती है। तो जैसे मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, अब इसकी स्प्लिटिंग से क्या होगा, दो क्रोमेटिड्स बन जाएंगे। यहां पे देखो कितने क्रोमेटिड्स हैं, 1 क्रोमेटिड है। इसकी स्प्लिटिंग होगी और स्प्लिटिंग से ये बीच में से स्प्लिट होगा इस तरह से, और बीच में से स्प्लिट होके क्या करता है, ये सेंट्रोमियर तो एक ही रहेगा लेकिन जो क्रोमेटिड्स हैं वो 2 हो जाएंगे। ये सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर के साथ इस तरह से आपको 2 क्रोमेटिड्स देखने को मिलेंगे। तो ये कंडीशन है। तो ये 1 क्रोमेटिड है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 क्रोमेटिड। ये पूरे का पूरा एक क्रोमेटिड है। या इसको बोल सकते हैं 1 क्रोमोसोम। तो 1 एक क्रोमोसोम के अंदर एक क्रोमेटिड होता है। अब एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हो जाएंगे। यहां पे 2 क्रोमेटिड्स दिख रहे होंगे आपको। तो ये 1 क्रोमेटिड कौन सा है, ये वाला। अब यहां पे 2 क्रोमेटिड्स हो जाएंगे, एक तो ये क्रोमेटिड है इस तरफ वाला और दूसरा क्रोमेटिड ये दूसरी तरफ वाला है। तो 2 क्रोमेटिड्स। तो ये होती है क्रोमोसोम स्प्लिटिंग। अब जो सेंट्रियोल है उसकी स्प्लिटिंग एस फेज में हुई थी, सेल साइकिल के अंदर मैंने आपको बताया था। अब हर एक जो सेंट्रियोल है वो अपने चारों तरफ एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन कर लेता है। तो एस्ट्रल रेज प्लस सेंट्रियोल, इन दोनों को मिला के बोलते हैं एस्टर। तो यहां पर टोटल 2 एस्टर्स बनते हैं। अब ये दोनों के दोनों ही एस्टर्स जो हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और साथ में स्पिंडल फाइबर्स का जो फॉर्मेशन है वो शुरू कर देते हैं। तो यहां पर एस्टर जो है किसको बोलते हैं, एस्ट्रल रेज प्लस सेंट्रियोल को क्या बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे। तो एस्ट्रल रेज प्लस सेंट्रियोल, इन दोनों को मिला के कहा जाता है एस्टर। तो टोटल यहां पर 2 एस्टर्स बनते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप की दिखाई देती है, जैसे मान लीजिए ये एक सेंट्रियोल है, इसके चारों ओर ये क्या करता है, रेज डेवलप कर लेता है इस तरह से। तो एक सेंट्रियोल, उसके चारों ओर क्या होगी, एस्ट्रल रेज होगी। तो ये वाली एस्ट्रल रेज है, ये जो आपको दिख रही है ये एस्ट्रल रेज है, और बिल्कुल सेंटर में जो आपको दिख रहा है वो क्या है, सेंट्रियोल है, ये वाला सेंट्रियोल है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको बोलेंगे एस्टर। तो इस टाइप के 2 एस्टर्स बनते हैं और दोनों एस्टर्स क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट जाना शुरू कर देते हैं, मूवमेंट शुरू कर देते हैं, यानी अपोजिट पोल्स की ओर मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं और साथ में ही ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं, और माइक्रोट्यूबुल्स किसकी बनी होती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है, एस्टर्स के द्वारा किया जाता है। और स्पिंडल फाइबर्स किसके बने होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स आप देख रहे हो ये माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं। जो फ्लैजेला है वो भी माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं। और माइक्रोट्यूबुल्स किसकी बनी होती हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। इसको डायग्राम से अपने और एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट स्टेप इसमें आता है डिसअपीयरेंस। तो 5th जो पॉइंट इसमें है वो है डिसअपीयरेंस। अब किसकी डिसअपीयरेंस होती है, तो कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती सेल डिवीजन के अंदर, वो डिसअपीयर हो जाते हैं।
तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं जो डिसअपीयर होते हैं? तो उसके अंदर सबसे पहले नाम आता है न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर होती है। इसके अलावा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी, और इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, तो ये डिसअपीयर हो जाते हैं। और इनके डिसअपीयरेंस से, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपीयरेंस से जो क्रोमोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पे डिसअपीयर हो रही है और क्रोमोसोम्स कहां आ रहे हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर आ रहे हैं। ये नॉर्मल टाइप का माइटोसिस है। इससे पहले मैंने आपको बताया था एंडोमाइटोसिस के बारे में, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर नहीं होती है, जबकि यहां पर हो रही है। और एंडोमाइटोसिस किसमें होता है? फंजाई के अंदर जब माइटोसिस होता है तो उस टाइम पे वहां पे देखने को मिलता है। अब ये जो 5 स्टेप्स हमने किए हैं, इनको हम एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है जिसको डिवाइड होना है, ये प्रोफेज स्टेज के अंदर है, और प्रोफेज स्टेज के अंदर जितने भी पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं वो सारे इसके अंदर अपने शो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमने किया था कंडेंसेशन का, उसके बाद क्रोमोसोम स्प्लिटिंग का। तो इस तरह से हमें शो करने हैं। टोटल यहां पे 4 क्रोमोसोम्स जो है वो हमें शो करने हैं, और हर एक क्रोमोसोम पर 2 क्रोमेटिड शो करने हैं। देख सकते हो आप यहां पे। उसी तरह से ये क्रोमोसोम है, फिर ये हो गया एक, और एक ये क्रोमोसोम है। बिल्कुल सेंटर में ही आपको डॉटेड शो करना पड़ेगा न्यूक्लियोलस को, क्योंकि न्यूक्लियोलस क्या हो रही है? डिसअपीयर हो रही है। अब गोल्जी और ईआर जो है ये वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। सबसे पहले ईआर होता है, फिर गोल्जी होता है। तो ईआर को यहां पर आपको डिसअपीयर शो करना पड़ेगा। तो ये ईआर है जो कि डिसअपीयर हो रही है, और गोल्जी जो है वो ईआर के साथ एसोसिएटेड होता है फंक्शनली। तो यहां पर आप गोल्जी को शो कर सकते हो। तो ये गोल्जी है जो डिसअपीयर हो गया है, और इनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको डॉटर शो करना है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो चुकी है? डिसअपीयर्ड हो चुकी है। और यहां पर आपको एस्टर्स शो करनी है जो अपोजिट पोल्स की ओर जा रहे हैं। देखो ये एक एस्टर हो गया, ये दूसरा एस्टर हो गया, और ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो ये इस पोल की तरफ जा रहा है सेल के, और ये इस पोल की तरफ जा रहा है। लेकिन जब ये अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं तब ये स्पिंडल फाइबर्स का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से यहां पर स्पिंडल फाइबर्स का जो फॉर्मेशन है वो होगा, और स्पिंडल फाइबर्स को आप इस तरह से शो करोगे। यही स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर जो सेंट्रोमियर होता है उसकी स्प्लिटिंग में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं ये अपने आगे देखेंगे। चलिए लेबलिंग कर लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डिसअपीयर हो चुकी है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स कहां आ गए हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर आ रहे हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यह है ईआर जो डिसअपीयर हो चुकी है, फिर गोल्जी जो कि डिसअपीयर हो चुका है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है यहां पे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस जो कि डिसअपीयर हो चुकी है। बिल्कुल सेंटर में आपको दिख रहे होंगे क्रोमोसोम्स। तो टोटल 4 क्रोमोसोम्स दिख रहे होंगे, ये वाले। और ये जो चीज आपको दिख रही है इसको अपने क्या बोलते हैं? एस्टर। ये भी एस्टर है, और इनके बीच में जो बन रहा है उसको अपने क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर।
तो ये फर्स्ट फेज है कार्योकाइनेसिस की, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेज। कार्योकाइनेसिस की सेकंड फेज है मेटाफेज। तो मेटाफेज के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है कि जो डिसअपीयरेंस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वो कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म स्प्रेड हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आता है डिसअपीयरेंस कंप्लीट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो डिसअपीयरेंस है वो कंप्लीट हो जाती है, और ऐसा होने से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, स्प्रेडिंग होती है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये फर्स्ट स्टेप रहता है इसके अंदर, मेटाफेज के अंदर। सेकंड स्टेप इसमें देखने को मिलता है जो क्रोमोसोम है उसका कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। हर एक क्रोमोसोम के अंदर आपको दो सिस्टर क्रोमेटिड्स देखने को मिलते हैं मेटाफेज के अंदर, और अगर अपने क्रोमोसोम की स्टडी करना चाहते हैं तो हम लोग इजीली कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर इसकी स्टडी कर सकते हैं। इसके साइज की स्टडी अगर अपने करना चाहते हैं तो मेटाफेज के अंदर हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो मेटाफेज आते आते जो कंडेंसेशन है क्रोमोसोम्स का वो कंप्लीट हो जाता है। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीट्स। इसका मतलब यह है कि क्रोमेटिन से क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। और क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स यहां पर आपको दिखाई देती हैं। देयर आर टू क्रोमेटिड्स, क्योंकि स्प्लिटिंग हो चुकी है इस वजह से दो क्रोमेटिड्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इस कंडीशन में आप अगर स्टडी करना चाहते हो तो कर सकते हो स्टडी ऑफ साइज। किसके अंदर करोगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आप लोग स्टडी इसकी कर सकते हो। तो ये सेकंड स्टेप रहता है मेटाफेज के अंदर। थर्ड स्टेप आता है स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट। तो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो दोनों पोल से आते हैं, अपर पोल एंड लोअर पोल पर जो एस्टर्स होती हैं उन एस्टर्स से स्पिंडल फाइबर्स जो है दोनों पोल से आकर कहां अटैच हो जाते हैं, काइनेटोकोर पर अटैच हो जाते हैं। काइनेटोकोर जो है वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर का पार्ट होता है। सेंट्रोमियर के चारों ओर एक कवरिंग होती है, काइनेटोकोर बोल देते हैं उसको। उस काइनेटोकोर के साथ जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आके अटैच हो जाते हैं। तो थर्ड स्टेप इसमें रहता है स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट या अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अब ये स्पिंडल फाइबर्स कहां पर अटैच होंगे, ये अटैच होते हैं टू द काइनेटोकोर। अब काइनेटोकोर क्या होता है इसके बारे में अभी बात करेंगे अपने। ये जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम है, इसकी दो क्रोमेटिड्स हमें शो करने हैं। देखो, एक क्रोमेटिड ये रही, दूसरी क्रोमेटिड ये रही। तो इस तरह से दो क्रोमेटिड्स हैं, एक ये वाली क्रोमेटिड और दूसरी ये वाली क्रोमेटिड। अब इसमें होता क्या है, ये वाला जो पार्ट है वो सेंट्रोमियर कहलाता है। इस सेंट्रोमियर पर दोनों तरफ आपको इस तरह से कवरिंग देखने को मिलेगी, और इसी कवरिंग को अपने क्या बोल देते हैं, काइनेटोकोर बोल देते हैं। इस काइनेटोकोर के साथ आकर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच हो जाते हैं। अपर पोल से स्पिंडल फाइबर आया और इस काइनेटोकोर के साथ अटैच हो गया। जो नीचे वाला पोल है उससे भी स्पिंडल फाइबर आया और इस काइनेटोकोर के साथ अटैच हो गया। ठीक है, लेबलिंग कर लेते हैं। यह है स्पिंडल फाइबर जो कि अपर पोल से आया है, और नीचे भी क्या है, स्पिंडल फाइबर जो कि लोअर पोल से आया है। और
ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको अपने बोलते हैं काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर जो है ये क्रोमोसोम का पार्ट है, और ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है इसको अपने बोल देते हैं सेंट्रोमियर। और ये क्रोमेटिड्स हैं। तो टोटल 2 क्रोमेटिड्स देखने को मिलती हैं हमें एक क्रोमोसोम के अंदर। तो थर्ड स्टेप में ये होता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होता है? अब जो क्रोमोसोम्स थे वो स्प्रेड थे या बिखरे हुए थे साइटोप्लाज्म के अंदर। थर्ड स्टेप में जो स्पिंडल फाइबर्स थे दोनों पोल से आकर वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। मतलब हर एक क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स के साथ दोनों पोल से आए हुए स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स का इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं और एक प्लेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। तो फोर्थ स्टेप इसमें रहता है फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज प्लेट का जो फॉर्मेशन है वो मेटाफेज के बिल्कुल एंड में होता है। तो कैसे होता है ये? बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। इनका कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। जो क्रोमोसोम्स हैं वो खुद को सेल के सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। तो क्रोमोसोम्स अलाइंड इन द सेंटर ऑफ सेल, और इस तरह से एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको अपने बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। अब अपने देखते हैं कि मेटाफेज को हम डायग्राम के द्वारा कैसे शो कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये सेल है जिसके अंदर हमें मेटाफेज को शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पोल्स पर सेंट्रियोल्स को शो करेंगे, और हर एक सेंट्रियोल क्या करता है, अपने चारों ओर एक एस्टर का फॉर्मेशन करता है, एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन करता है, और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोल देते हैं। तो यहां पे अपोजिट पोल्स पर 2 एस्टर्स आपको दिख रहे होंगे। अब बिल्कुल सेंटर में आपको टोटल 4 क्रोमोसोम्स बनाने हैं, और हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड बनाने हैं आपको। तो क्रोमेटिड 2 हैं, लेकिन हर एक क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रियोल है वो एक ही है। और दोनों अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर्स आते हैं, और हर एक क्रोमोसोम के सेंट्रियोल पर जो काइनेटोकोर होता है उसके साथ अटैच हो जाते हैं, और क्रोमोसोम्स को इस तरह से अरेंज कर देते हैं कि क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल के बिल्कुल सेंटर में, और इस प्लेट को ही कहा जाता है मेटाफेज प्लेट। तो यहां पर आपको जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इसको अपने मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। तो माइटोसिस में एक मेटाफेज प्लेट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। और ये क्रोमोसोम्स हैं। तो टोटल 4 क्रोमोसोम्स यहां पर आपको दिख रहे होंगे,
और ये है स्पिंडल फाइबर्स। और अपोजिट पोल्स पर जो आपको दिख रहे हैं इनको बोल देते हैं एस्टर, ये भी एस्टर है। और ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहा है ये भी क्या है, एक एस्टर है। तो ये डायग्राम जो है वो मेटाफेज को शो कर रहा है। उसके बाद जो थर्ड फेज है वो आती है एनाफेज। एनाफेज के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग का। जो सेंट्रोमियर है वो लॉन्गिट्यूडाइनली स्प्लिट हो जाता है, जिससे एक क्रोमोसोम के दोनों जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग ये फर्स्ट स्टेप रहता है एनाफेज के अंदर। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग। तो ये जो सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग है ये लॉन्गिट्यूडाइनल होती है। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट्स लॉन्गिट्यूडाइनली, और इस स्प्लिटिंग की वजह से जो क्रोमेटिड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। तो एक क्रोमोसोम के अंदर जो दो क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सेकंड स्टेप आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। अब जो अपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेकंड स्टेप इसके अंदर आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन से ही मूवमेंट होती है। तो इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट होती है किसकी, मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स की मूवमेंट होती है। किस डायरेक्शन में होती है, अपोजिट पोल्स की तरफ। तो जो क्रोमेटिड्स हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं, तो टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। तो इस तरह से हम लोग अगर क्रोमोसोम की शेप की स्टडी करना चाहते हैं तो हम लोग इजीली इसकी स्टडी जो है वो एनाफेज के अंदर कर सकते हैं। तो मूवमेंट की वजह से ही ऐसा होता है। तो स्टडी ऑफ शेप ऑफ क्रोमोसोम। तो शेप स्टडी अगर अपने करना चाहते हैं क्रोमोसोम की तो हम लोग एनाफेज के अंदर कर सकते हैं। अब एनाफेज को अपने डायग्राम में किस तरह से शो कर सकते हैं तो वो हम देखते हैं। तो मान लीजिए ये एक सेल है जो डिवाइड हो रही है और एनाफेज स्टेज के अंदर है। तो अपोजिट पोल्स पर सेंट्रियोल्स होंगे और हर एक सेंट्रियोल जो है वो अपने चारों ओर एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन करता है। तो एस्ट्रल रेज प्लस सेंट्रियोल को अपने क्या बोल देते हैं, एस्टर बोल देते हैं। अब हर एक एस्टर से स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स की बात हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले जो मेटाफेज प्लेट पर क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, जिससे दोनों के दोनों क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो सेंट्रोमियर लॉन्गिट्यूडाइनली इस तरह से एक दूसरे से सेपरेट हो जाता है और इस तरह से
जो क्रोमेटिड हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो टोटल 4 क्रोमेटिड्स जो हैं वो अपने बनाए थे, 4 क्रोमोसोम्स को शो किया था। तो 8 क्रोमेटिड्स जो हैं यहां पर दिखाई देंगे और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। और ये मूवमेंट किस वजह से होती है? क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। अब सेंट्रोमियर जो है वो इस तरह से अपोजिट पोल से जो स्पिंडल फाइबर्स आते हैं उनके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इस तरह से ये स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि क्रोमेटिड्स के सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। नीचे की तरफ भी बिल्कुल इसी तरह की कंडीशन होगी। तो स्प्लिटिंग के बाद क्या होगा? जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट ऊपर वाले भी जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये ऊपर की तरफ मूवमेंट शो करते हैं। इस तरह से ये क्रोमेटिड्स ऊपर वाले पोल की तरफ मूवमेंट करेंगे और ये जो क्रोमेटिड्स हैं वो नीचे वाले पोल की तरफ इस तरह से मूवमेंट करेंगे। तो इस तरह से जो एनाफेज है उसमें जो क्रोमेटिड्स हैं जो स्प्लिट हुए हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो इसकी लेबलिंग कर लेते हैं अपने। ऊपर की तरफ भी क्या है? एस्टर है जिसने स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन किया है और नीचे की तरफ भी क्या है? एस्टर है, इसने भी स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन किया है। ये जो बीच वाला पार्ट है यहां पे स्प्लिटिंग हुई है सेंट्रोमियर की, तो ये स्प्लिटिंग लॉन्गिट्यूडाइनल होती है। तो ये है स्प्लिटिंग। ये मूवमेंट हो रही है अपोजिट पोल्स की तरफ। तो ऊपर की तरफ भी मूवमेंट है और ये नीचे की तरफ भी क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। और इसको अपने बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टिंग स्पिंडल फाइबर्स, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्पिंडल फाइबर्स बोलेंगे इनको। और ये क्रोमेटिड्स हैं जो एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। तो ये जो डायग्राम है वो एनाफेज को शो कर रहा है। कार्योकाइनेसिस के अंदर जो 4th फेज आती है वो है टीलोफेज। तो टीलोफेज की हम लोग बात करते हैं। टीलोफेज जो है ये प्रोफेज के बिल्कुल अपोजिट होती है। अपोजिट होने का क्या मतलब है? प्रोफेज में हमने जो भी एक्टिविटीज देखी थी टीलोफेज में वो एक्टिविटीज रिवर्स हो जाती हैं। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि जो टीलोफेज है वो प्रोफेज के अपोजिट होती है। तो टीलोफेज को अगर अपने टी से शो करें और प्रोफेज को अगर अपने पी से शो करें तो ये रिलेशन हमें देखने को मिलता है। तो अब ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हमें टीलोफेज में देखने को मिलती हैं? जो प्रोफेज है उसमें सबसे पहला जो स्टेप अपने किया था वो था कंडेंसेशन। यहां पर क्या होगा? डी कंडेंसेशन होगा। बिल्कुल अपोजिट यहां पे एक्टिविटी होगी जिसको अपने क्या बोलेंगे? डी कंडेंसेशन। तो डी कंडेंसेशन में जो क्रोमोसोम है उससे वापस क्रोमेटिन बनेगी। अब यहां पर देखो डायग्राम के अंदर जो क्रोमेटिड्स हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। ये वाले जो क्रोमेटिड्स हैं चारों के चारों ये इस पोल पर पहुंच जाएंगे फाइनली, और ये नीचे वाले जो चारों क्रोमेटिड्स हैं ये नीचे वाले पोल पर पहुंच जाएंगे फाइनली। तो जब ये क्रोमेटिड्स यहां पर पहुंच जाते हैं या ये क्रोमोसोम जो है वो यहां पर पहुंच जाते हैं अपोजिट पोल्स पर ये क्लस्टर बना लेते हैं। तो क्लस्टर का फॉर्मेशन होता है और क्लस्टर बनने के बाद
क्लस्टर कहां पे बनेगा ये? एट अपोजिट पोल्स। तो अपोजिट पोल्स पे क्या बन जाएगा? क्लस्टर बन जाएगा, इनका ग्रुप बन जाएगा। और उसके बाद फिर डीकंडेंसेशन होगा। अब डीकंडेंसेशन में क्या होता है? जो क्रोमोसोम था या क्रोमेटिड था वो कैसे बना था? कंडेंसेशन से बना था। अब क्रोमोसोम के डीकंडेंसेशन से वापस क्या बन जाएगी? क्रोमेटिन बन जाएगी। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है टीलोफेज के अंदर, जो कि प्रोफेज में होने वाले फर्स्ट स्टेप के बिल्कुल अपोजिट है। दूसरा जो स्टेप था प्रोफेज के अंदर वो था डिसअपीयरेंस। तो उसमें डिसअपीयरेंस किसकी हुई थी? एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, इसके अलावा गोल्जी अपरेटस की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, न्यूक्लियोलस की। अब यहां पे क्या होगी? रीअपीयरेंस होगी। तो प्रोफेज के बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो सेकंड स्टेप इसमें आता है रीअपीयरेंस। दोबारा से फॉर्मेशन होगा, रीफॉर्मेशन होगा, उसको रीअपीयरेंस बोल देते हैं अपने। तो रीअपीयरेंस किसका होता है? तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसका रीअपीयरेंस होता है। तो दोनों अपोजिट पोल्स पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीफॉर्मेशन होता है, जिससे अपोजिट पोल्स पर दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। तो एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होती है, जिससे दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे अपोजिट पोल्स पर। इसके अलावा और किसका रीअपीयरेंस होता है? इसके अलावा जो गोल्जी है, इसके अलावा ईआर है, इसका भी रीअपीयरेंस होता है। और साथ में जो न्यूक्लियोलस है इसका भी रीअपीयरेंस यहां पे देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो सेल है उसके दोनों अपोजिट पोल्स पर दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं। ईआर, गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियोलस है, इनका रीफॉर्मेशन हो जाता है। टीलोफेज में जो थर्ड मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है डिसअपीयरेंस। तो अब कौन सी ऐसी चीज है जो डिसअपीयर हो जाती है? जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनका जो काम है वो खत्म हो जाता है। इस वजह से अब स्पिंडल फाइबर्स क्या हो जाते हैं? डिसअपीयर हो जाते हैं। तो डिसअपीयर कौन होता है? स्पिंडल फाइबर्स, क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो खत्म हो जाता है। अब अगर अपने डायग्राम के द्वारा टीलोफेज को शो करना चाहें तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए ये सेल है जो टीलोफेज स्टेज के अंदर है। तो टीलोफेज स्टेज में अपोजिट पोल्स पर दो न्यूक्लियाई बनते हैं। तो इस तरह से एक न्यूक्लियस यहां पर है और एक न्यूक्लियस इसके अपोजिट एंड पर है। तो दोनों पोल्स पर एक एक न्यूक्लियस बन गया। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोलस, जिसका रीफॉर्मेशन हो गया है। यहां पे भी न्यूक्लियोलस होगी। और न्यूक्लियोलस के अलावा इसमें आपको देखने को मिलता है क्रोमोसोम्स, जो कि क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं। इस तरह से। तो ये क्रोमोसोम्स हैं। अब न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल लगी हुई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जिसको इस तरह से हम लोग शो करते हैं। उसी तरह से यहां पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि न्यूक्लियस के साथ लगी होती है। तो फिजिकली एसोसिएटेड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, और फंक्शनली एसोसिएटेड होता है गोल्जी बॉडी ईआर के साथ। तो इस तरह से ये गोल्जी बॉडी है, ये अपर न्यूक्लियस से रिलेटेड है, और यहां पर नीचे जो है लोअर न्यूक्लियस से रिलेटेड गोल्जी अपरेटस होगा। चलिए लेबलिंग कर लेते हैं। इसको डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं अपने। नीचे भी डॉटर न्यूक्लियस है,
तो हम लोग सिर्फ एक तरफ ही नेमिंग करेंगे। अब इसके अंदर देखो आप क्रोमेटिन देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि डीकंडेंसेशन हुआ था। और बिल्कुल सेंटर में आपको इसमें देखने को मिलेगी न्यूक्लियोलस, जो रीअपियर हुई है। तो ये न्यूक्लियोलस है। इसके अलावा अगर अपने लेबलिंग करें तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको ईआर बोल देते हैं हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके बिल्कुल नीचे जो आपको दिख रहा है इसको अपने बोल देते हैं गोल्जी बॉडी। तो इस तरह से जो टीलोफेज है वो कंप्लीट हो जाती है। यहां पर देख सकते हो आप जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो डिसअपीयर हो चुके हैं, तो इसलिए स्पिंडल फाइबर्स को हमें शो करने की जरूरत नहीं है। दोनों पोल्स पर आप लोग सेंट्रियोल्स एंड एस्ट्रल, जो एस्ट्रल रेज हैं उनको शो कर सकते हो इस तरह से, लेकिन स्पिंडल फाइबर्स को यहां पे शो नहीं करना है। तो इस तरह से ये डायग्राम जो है वो टीलोफेज को शो कर रहा है। तो इस तरह से हमने कार्योकाइनेसिस जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें पॉइंट आता है वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, साइटो का मतलब यहां पे होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो इसका मतलब साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अब देखो इस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस तो बन गए हैं, लेकिन अभी तक दो सेल्स नहीं बनी है, क्योंकि माइटोसिस में एक सेल के डिवीजन से दो सेल्स बननी चाहिए। यहां पर दो न्यूक्लियस तो बन गए हैं लेकिन दो सेल्स नहीं बनी। तो सेल्स का जो डिवीजन है, सेल का जो डिवीजन है उसको साइटोकाइनेसिस अपने नाम देते हैं। तो साइटोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब प्लांट्स में अलग मेथड से होता है और एनिमल्स के अंदर अलग मेथड से आपको साइटोप्लाज्म का डिवीजन देखने को मिलता है। जो एनिमल्स हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब सेल वॉल एब्सेंट है तो उनमें अलग टाइप से या अलग मेथड से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। जबकि प्लांट सेल जो होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से उसकी जो शेप है वो फिक्स होती है, तो उसमें अलग मेथड से जो साइटोकाइनेसिस है वो होता है। तो दो मेन मेथड्स हमें देखने को मिलती हैं साइटोकाइनेसिस की। तो देयर आर टू मेथड्स। इनके नाम मैंने आपको लेक्चर के शुरू में भी बताए थे। तो एक आती है सेल फरो मेथड। सेल फरो मेथड में क्या होता है, जो एनिमल सेल होती है, नॉर्मली ये एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलती है। सेल फरो मेथड में एक फरो अपीयर होती है सेल, एनिमल सेल के चारों ओर। वो फरो जो है वो धीरे धीरे डीपन होती जाती है, डीप होती जाती है और फाइनली जो है वो सेंटर में मिल जाती है, जिससे दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेल फरो मेथड में देखने को मिलती है एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल सेल जो है वो सेल फरो मेथड से डिवाइड करती है। दूसरा आता है सेल प्लेट मेथड। तो सेल प्लेट मेथड उनमें पाई जाती है जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उनमें सेल प्लेट मेथड के द्वारा साइटोकाइनेसिस होता है। तो ऐसी कौन सी सेल है जिनमें सेल वॉल होती है? तो प्लांट सेल। तो इसका मतलब प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट मेथड से साइटोकाइनेसिस होगा। अब प्लांट सेल में सेल के बिल्कुल सेंटर में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको सेल प्लेट बोल देते हैं, और यही प्लेट क्या करती है, दो सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देती है या डिवाइड कर देती है। तो इस तरह से एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल फरो मेथड की। तो सेल फरो मेथड हमें एनिमल सेल के अंदर देखने को मिलती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिस वजह से जो आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल की वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस वजह से जो शेप है वो चेंज हो सकती है एनिमल सेल की, इसलिए बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे एक क्लीवेज फरो अपीयर होती है, और वो क्लीवेज फरो धीरे धीरे डीप होती जाती है और बिल्कुल सेंटर में जाके सेल के आपस में ज्वाइंट हो जाती है, जिससे दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है।
तो यहां पर एक क्लीवेज फरो जो है उसका फॉर्मेशन होता है, और क्लीवेज फरो कंटिन्यूअसली डीप होती जाती है और फाइनली सेल्स को सेपरेट कर देती है। और फाइनली दो सेल्स का फॉर्मेशन कर देगी। तो डायग्राम से अगर अपने देखें तो किस तरह से शो कर सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सेल है, एक एनिमल सेल जिसको डिवाइड होना है। अब इसमें कारियोकाइनेसिस हो चुका है, इसका मतलब दो डॉटर न्यूक्लियाई जो है इनका फॉर्मेशन हो चुका है अपोजिट पोल्स पर। अब होगा क्या, यहां पर क्लीवेज फरो अपीयर होगी, बिल्कुल सेंटर के अंदर सेल के चारों तरफ से क्लीवेज फरो जो है वो अपीयर होती है। तो ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज के अंदर अगर अपने देखें तो क्लीवेज फरो जो है इसको अंदर की तरफ इनफोल्ड कर देती है इस तरह से। तो इस तरह से बिल्कुल सेंटर में ये क्लीवेज फरो जो है वो दिखाई देती है आपको। तो इसको अपने क्या नाम देंगे, क्लीवेज फरो। अब ये जो फरो है ये धीरे धीरे क्या होती है, डीप हो जाती है, और डीप होने की वजह से बिल्कुल सेंटर में ये मिल जाती है इस तरह से, क्योंकि दोनों तरफ से क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। तो इस तरह से अंदर की तरफ ये आना स्टार्ट कर देती है, और फाइनली इस तरह से दो सेल्स जो हैं वो बन जाती हैं। तो इस तरह से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से एनिमल सेल जो है वो सेल फरो मेथड के द्वारा उसमें साइटोकाइनेसिस हमें देखने को मिलता है। दूसरी मेथड हम बात करेंगे सेल प्लेट मेथड की। तो सेल प्लेट मेथड जो है ये हमें देखने को मिलती है प्लांट सेल के अंदर। अब यहां पर प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल की शेप है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होती है और सेल वॉल के अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब शेप फिक्स है तो इसका मतलब फरो नहीं बन सकती, तो फिर यहां पे सेल प्लेट बनेगी। तो सेल प्लेट कैसे बनेगी, जो गोल्जी एपरेटस होता है या गोल्जी बॉडीज होते हैं जो कि टीलोफेज के अंदर उनका रिफॉर्मेशन होता है गोल्जी बॉडी का, तो वहां से क्या होता है, वेसिकल्स बनती हैं। वो वेसिकल्स सेल के बिल्कुल सेंटर में आती हैं और सेंटर में आके वहां पर जमा हो जाती हैं। फिर ये वेसिकल्स जो है वो आउटवर्ड ग्रोथ करती हैं चारों तरफ और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देती हैं, जिसको सेल प्लेट बोलते हैं। और इस सेल प्लेट को ही बोला जाता है फ्रैग्मोप्लास्ट। बाद में जाकर ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट है वो मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह से दो सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस रहता है सेल प्लेट मेथड के अंदर। तो सेल प्लेट मेथड में गोल्जी बॉडी जो है उसका मेजर रोल रहता है। तो गोल्जी बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है, वेसिकल्स प्रोड्यूस करता है ये, और ये वेसिकल्स क्या करेंगी, सेल के बिल्कुल सेंटर में जाके क्लस्टर होंगी, क्लस्टर बनाएंगी या ग्रुप बनाएंगी, और वहां पर ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन करती हैं, सेल प्लेट। और इस सेल प्लेट के लिए एक टर्म यूज की जाती है फ्रैग्मोप्लास्ट, और फ्रैग्मोप्लास्ट से ही बाद में फिर मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन हो जाता है। मिडिल लैमेला दो प्लांट सेल को सेपरेट करता है, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। तो इस तरह से जो प्लांट सेल हैं, दो प्लांट सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। अब इसको डायग्राम से अगर अपने शो करें तो मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट सेल है जिसको डिवाइड होना है। तो सबसे बाहर की तरफ जो आउटर मोस्ट लेयर इसमें रहती है वो है सेल वॉल।
तो ये सेल वॉल है सबसे बाहर की तरफ। उसके अंदर की तरफ फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। तो इस तरह से जो शेप है सेल की वो फिक्स होती है, यहां पर शेप कभी भी चेंज नहीं होती। और दोनों तरफ न्यूक्लियस होते हैं, तो इसका मतलब जो कार्योकाइनेसिस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दोनों तरफ ही क्या होता है, गोल्जी एपरेटस होते हैं। एक गोल्जी एपरेटस यहां पे बनाना है आपको, और एक गोल्जी एपरेटस जो आपको यहां पे बनाना है। तो गोल्जी का मेन यहां पे रोल रहता है। और इस तरफ भी क्या है, गोल्जी। तो गोल्जी क्या करेगा, वेसिकल्स बनाएगा, और ये वेसिकल्स को कहां भेजता है, बिल्कुल सेंटर में भेजता है सेल के, इस तरह से। तो यहां पर क्लस्टर बनाती हैं ये जो वेसिकल्स हैं, ये इस गोल्जी से भी आई हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन में गोल्जी है वहां से भी वेसिकल्स आती हैं। अब ये वेसिकल्स क्या करती हैं, इस तरह से आउटवर्ड ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती हैं और यहां तक पहुंच जाती हैं, और इस तरह से एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेकंड डायग्राम के अंदर अगर अपने शो करें, बाहर की तरफ सेल वॉल और उसके अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पे सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर रहती है। ये जो वेसिकल्स हैं वो आउटवर्ड ग्रोथ करती हैं और आपस में फ्यूज हो जाती हैं। फ्यूज होकर ये क्या करती हैं, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं, और इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को अपने क्या बोल देते हैं, सेल प्लेट, या फिर इसको बोला जाता है फ्रैग्मोप्लास्ट। तो फ्रैग्मोप्लास्ट पहले क्या करता है, इनको सेपरेट कर देता है। दोनों के दोनों जो न्यूक्लियस है उनको सेपरेट कर दिया है किसने, सेल प्लेट ने। तो इसको अपने नाम देंगे सेल प्लेट। या फिर इस सेल प्लेट को कहा जाता है फ्रैग्मोप्लास्ट। तो ये इनिशियल स्टेज है। उसके बाद सेकंड स्टेज इस तरह से बनती है। थर्ड स्टेज के अंदर बिल्कुल सेंटर में क्या बन जाता है, मिडल लैमेला बन जाता है, जिससे दोनों की दोनों सेल्स जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। तो थर्ड डायग्राम के अंदर हम लोग इसको शो कर सकते हैं। आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल कहलाती है, और उसके अंदर की तरफ क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। लेकिन उससे पहले हमें क्या बनाना है, मिडल लैमेला बनाना है। तो मिडल लैमेला इस तरह से बिल्कुल सेंटर में बनेगा, जो किसके द्वारा बनाया जाता है, सेल प्लेट के द्वारा बनाया जाता है, यानी फ्रैग्मोप्लास्ट के द्वारा बनाया जाता है। तो इस मिडल लैमेला के दोनों तरफ आप क्या शो करोगे, फ्रैग्मोप्लास्ट यानी कि सेल प्लेट शो करोगे। तो इस तरह से सेल प्लेट ने क्या किया है, बिल्कुल सेंटर में मिडल लैमेला का फॉर्मेशन कर दिया है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी फिर इंडिविजुअल बन जाती है इस फ्रैग्मोप्लास्ट के बिल्कुल साथ में, या इस सेल प्लेट के बिल्कुल साथ में। तो इस तरह से दो सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं सेल प्लेट मेथड, क्योंकि यहां पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है और हर एक सेल के अंदर अपना एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस जो है वो तो रहता ही है। तो ये थर्ड स्टेज है, और इसमें ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको बोलते हैं अपने मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला एक्चुअल में क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ये वाली। तो इस तरह से सेल प्लेट मेथड के द्वारा प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होता है। अब जब माइटोसिस होता है तो उस दौरान जो माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, वो भी अपना नंबर इंक्रीज कर लेते हैं। लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, एक सेल से दो सेल्स बननी है, तो दोनों सेल्स में इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा या डिवाइडेशन कैसे होगा, तो इनका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए लगभग 18 से 20
प्लास्टिड्स हैं या 18 से 20 माइटोकॉन्ड्रिया हैं, तो लगभग 9, 10, 11 एक सेल में चली जाएंगी और बाकी बची हुई दूसरी सेल में चली जाएंगी। तो इनका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है? प्लास्टिड, जिसमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह आ जाते हैं। तो प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। उसके बाद एक कंडीशन आती है मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब मैंने आपको बताया कि पहले कार्योकिनेसिस होता है, उसके बाद फिर साइटोकिनेसिस होता है। तो एक सेल से दो सेल्स बन गई। पहले एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बने, उसके बाद फिर एक सेल से दो सेल्स बन गई क्योंकि साइटोकिनेसिस हो गया। तो फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कब डेवलप होती है? इसमें कार्योकिनेसिस तो होता जाता है बार बार, लेकिन साइटोकिनेसिस नहीं हो पाता है। इट मींस साइटोकिनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय कार्योकिनेसिस। तो ऐसी कंडीशन में फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप हो जाती है और इस कंडीशन को प्लांट्स में अलग नाम से जाना जाता है और एनिमल्स के अंदर अलग नाम से जाना जाता है। प्लांट्स में ऐसी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को सिनोसाइटिक कंडीशन कहा जाता है, जबकि एनिमल्स में ऐसी कंडीशन को सिनसाइशियल कंडीशन कहा जाता है। तो यहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कब डेवलप होती है? जब कार्योकिनेसिस तो होगा, यानी न्यूक्लियर तो डिवाइड करेगा, लेकिन कार्योकिनेसिस के बाद साइटोकिनेसिस होना चाहिए, लेकिन साइटोकिनेसिस यहां पे नहीं होता है, तो नो साइटोकिनेसिस। तो ऐसी कंडीशन में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, इस सेल के अंदर शुरू में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस था। धीरे धीरे क्या हुआ? कार्योकिनेसिस होता गया, इस सेल का जो साइज है वो भी बढ़ता गया। तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बने, दो से फिर चार न्यूक्लियस बने और चार से फिर 8 न्यूक्लियाई बन गए। टोटल 8 न्यूक्लियाई इसके अंदर बन गए एंड सो ऑन। इसके बाद नंबर और बढ़ता गया, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। तो इस तरह से एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है। तो मल्टीपल न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं और ऐसी मल्टी न्यूक्लिएटेड जो कंडीशन है उसको दो नामों से जाना जाता है। तो ये जो कंडीशन है इसको क्या बोलेंगे अपने? मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है इसको प्लांट्स में अलग नाम से जानते हैं और एनिमल्स में अलग नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो प्लांट्स के केस में इसको कहा जाता है सिनोसाइटिक कंडीशन। तो सिनोसाइटिक किसमें कहेंगे? इन प्लांट्स। सिनोसाइटिक कंडीशन हमें कहां पर देखने को मिलती है? तो फंजाई में, अपने पहले जो लेक्चर किया है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लोअर फंजाई होते हैं उनमें जो हाइफा होता है वो एसेप्टेट होता है, यानी वहां पे सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर कार्योकिनेसिस तो कंटिन्यूअसली हो रहा था लेकिन साइटोकिनेसिस नहीं हो रहा था। इस वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप हुई जिसको हमने नाम दिया सिनोसाइटिक। तो फंगल हाइफी जो है, लोअर फंजाई के जो फंगल हाइफी हैं वो कैसे होते हैं? एसेप्टेट होते हैं, यानी कि सिनोसाइटिक होते हैं। इसके अलावा जो कोकोनट है उसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो भी सिनोसाइटिक होता है, क्योंकि वहां पे भी कार्योकिनेसिस तो होता है लेकिन साइटोकिनेसिस नहीं होता है। तो सिनोसाइटिक कंडीशन प्लांट्स में होती है। इसमें दो एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक एग्जांपल है हाइफी ऑफ लोअर फंजाई। लोअर फंजाई के अंदर 6 क्लासेस आती हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसके अलावा जो एंडोस्पर्म है किसका? कोकोनट का। तो एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, ये भी कैसा होता है? सिनोसाइटिक होता है। या फिर दूसरी कंडीशन इसको बोल सकते हैं अपने एनिमल्स के केस में, उसको बोलते हैं सिनसाइशियल। तो सिनसाइशियल कंडीशन जो है वो एनिमल्स के केस में बोली जाती है। तो इन
एनिमल्स, तो एनिमल्स में सिंसाइशियल कंडीशन कहां पर पाई जाती है? तो जो नॉन कोर्डेट्स होते हैं उसमें एक क्लास आती है निमेटोडा। तो निमेटोडा में जितने भी निमेटोड्स होते हैं उनकी जो एपिडर्मिस होती है वहां पर सिंसाइशियल कंडीशन होती है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, क्योंकि वहां पर कार्योकिनेसिस तो होता है लेकिन साइटोकिनेसिस नहीं होता। तो ये एग्जांपल आपको एनिमल्स के अंदर ध्यान में रखना है। तो एग्जांपल इसमें ध्यान में रखोगे, एपिडर्मिस जो होती है निमेटोड्स की, तो एपिडर्मिस ऑफ nematodes